linear congruence, an expression of the form Ax congruent to B mod n is called a linear congruence modulo m. इस फॉर्म का कोई भी एक्सप्रेशन हो उसको हम बोलते हैं लीनियर कॉन्ग्रुएंस। एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, ए बी एम फिक्स होंगे या गिवन होंगे, एक्स आपका वेरी करेगा, ठीक है। तो एन इंटीजर एक्स जीरो फॉर विच ए एक्स जीरो कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम is called a solution of linear congruence Ax congruent to B mod m। कोई भी इंटीजर इस कॉन्ग्रुएंस को अगर सेटिस्फाई करे, ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे उसका सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल 9x congruent to 12 mod 3। तो ये एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस हुआ। अब अगर मैं x की जगह 1 रखूं, फॉर एग्जांपल 9 इंटू 1 कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 3, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, बट ऑब्वियस है 12 माइनस 9 3, 3 डिवाइड्स 3, ठीक है। तो ये जो x इक्वल्स टू 1 है, तो ये जो हुआ x जीरो इक्वल्स टू भी आपका क्या हो गया 1, तो x जीरो इक्वल्स टू 1, ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है लीनियर कॉन्ग्रुएंस की। इस फॉर्म का कोई भी कॉन्ग्रुएंस है उसको आप बोलेंगे लीनियर कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। और x की जगह मैं कोई इंटीजर रखूँ और ये कॉन्ग्रुएंस a b और m आपको गिवन होंगे, तो x की जगह मैं कोई इंटीजर रखूँ और ये कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। मतलब कि सेटिस्फाई हो जाएगा मतलब क्या, m डिवाइड्स, बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए, m डिवाइड्स ए एक्स माइनस बी। ए बी और m की वैल्यू आपको पता है, x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि m इसको डिवाइड कर दें, तो वो आपके x की ऐसी जितनी भी वैल्यू होंगी वो सब आपके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। थ्योरम है द लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax congruent to b mod n has a solution found only if d divides b, where d is gcd of a and n। If d divides b, then it has d mutually incongruent solutions modulo n। तो किसी भी लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब a और m का जीसीडी मतलब x के कोफिशिएंट और मॉड्यूलस का जीसीडी इस b को डिवाइड करे, ठीक है। और अगर ये डिवाइड नहीं करता तो काम खत्म, गिवन कॉन्ग्रुएंस डज नॉट हैव एनी इंटीजर सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर डिवाइड करता है तो टोटल आपको डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेंगे। कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन तो आपको इनफाइनाइट मिलेंगे, बट इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आपको कितने मिलेंगे, जितना आपका जीसीडी आएगा उतने ही आपको इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो चलो देख लेते हैं हम प्रूफ इसका। तो आपको गिवन क्या है, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम आया, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस हम क्या लिख सकते हैं, m डिवाइड्स ए एक्स माइनस बी। ये हमने सिंपली कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन यूज कर ली, तो m डिवाइड्स ए एक्स माइनस बी।
अगर m इसको डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या होगा? दिस इम्प्लाइज ax minus b is equals to m by for some integer for some integer y. इसका मतलब क्या हो गया? This implies ax minus m by इक्वल्स टू b। तो ये बन गई आपकी लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन। ठीक है, thus given congruence is equivalent to thus the given congruence is equivalent to the linear Diophantine equation ax minus m by equals to b, and any linear Diophantine equation has a solution if and only if d divides b. So, let me fix it. So any linear Diophantine equation has a solution if and only if d divides b. Hence, given congruence has a solution if and only if d divides b. तो ये आपको प्रूव करना था, हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ डी डिवाइड्स बी। सॉरी, वो आपने बता दिया। अब आपको क्या बताना है कि अगर डिवाइड करता है तो म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कितने होंगे? डी ही होंगे, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होंगे। तो अब उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? इफ इट इज solvable and x0 comma y0 is one specific solution, then any other solution has the form। ये लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन वाले लेक्चर में हम ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं कि लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। इसका प्रूफ हम देख चुके हैं और उसके जनरल सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो उसका जनरल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म क्या होगा? x इक्वल्स टू x0
प्लस m बाई डी टी। हमको अभी x से ही काम है, इसके y को भी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो m बाई डी इंटू ये इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, फॉर सम चॉइस ऑफ टी, फॉर सम चॉइस ऑफ टी। Now we consider the solution. We consider the solution. हम क्या सॉल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं? तो x0 प्लस m बाई डी x0 प्लस 2m बाई डी अप टू x0 प्लस t माइनस 1m बाय डी। तो ये टोटल डी सॉल्यूशंस हुए जो हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, x0 प्लस d माइनस 1m बाय डी। We claim that these integers are incongruent modulo m। हम क्लेम कर रहे हैं कि ये जितने डी इंटीजर, हमने ये जो डी इंटीजर सपोज किए हैं, ये सारे के सारे इनकॉन्ग्रुएंट हैं मॉड्यूलो एम के। तो क्लेम किया है तो उसको प्रूव करके बताना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, दो इंटीजर आपस में कॉन्ग्रुएंट लेके देख लेते हैं कि अगर दो इंटीजर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या होगा। सो इफ x0 प्लस m बाई डी t1 इफ, नेक्स्ट में देखते हैं, if x0 प्लस m by d t1 is congruent to x0 प्लस m by d t2। ठीक है, तो ये फॉर्म तो अभी हमने जो कंसिडर किए हैं सॉल्यूशन उसी फॉर्म की हो गई। x0 प्लस m बाई डी, x0 प्लस 2m बाई डी, x0 प्लस डी माइनस 1m बाई डी। ठीक है, तो t1 की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ चलेगी, 0 से d माइनस 1 तक हो सकती है। ठीक है, t1 की जो वैल्यू है t1 और t2 की, वो 0 से d माइनस 1 के बीच में होगी, क्योंकि हम इनमें से एक इंटीजर, दो इंटीजर आपने सपोज किया, और t1 और t2 दोनों अलग अलग होने चाहिए, ये भी हमने सपोज करना है। ठीक है, तो आप क्या ले सकते हैं कि जो जीरो t1 जो है वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 लेस इक्वल्स टू t1, t1 स्ट्रिक्टली लेस देन t2, ये दोनों इक्वल नहीं लेना है हमको, एंड t2 इज लेस एंड इक्वल टू d माइनस 1। ये सपोजिशन से दो इंटीजर आपके अलग अलग हो गए, जो हमने ऊपर दो डी इंटीजर माने हैं उनमें से। तो क्या हो सकता है, दिस इम्प्लाई x0 तो माइनस x0 अगर हो जाएगा तो आपको मिलेगा m बाई डी t1 इज कॉन्ग्रुएंट टू m बाई डी t2। m by d t1 is congruent to m by d t2, and this implies t1 is congruent to
T2 mod D. ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? तो सिंस AC congruent to BC mod N, if लिख दो, if AC congruent to BC mod N, then A congruent to B mod M by D. और D जो है वो क्या होता है? where D is equals to GCD of Cn, जो फैक्टर कॉमन है और मॉड्यूलस का GCD। तो अभी हमारे केस में आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस यहाँ पर मोड M आएगा, ये मोड M यहाँ भी आएगा, मोड M। तो सिंस GCD of M by D comma M is equals to M by D, तो T1 is congruent to T2 mod M upon M by D, तो mod D हो जाएगा। ठीक है, और इनका GCD M by D क्यों आया? तो अगर ये देखें कि 2 और 4 का GCD क्या आएगा? तो 2 ही आएगा। 2 और 6 का GCD क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो ये M by D कोमा M इसी फॉर्म का बनेगा, M by D से डिवाइजर ऑफ M, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर M by D इटसेल्फ आ जाएगा। सो T1 congruent to T2 mod D, ये आ गया। दिस इम्प्लाइज D divides T1 minus T2, this implies D divides T1 minus T2, which is not possible as T1 minus T2 is less than T। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि हमने जो डी सॉल्यूशन एज्यूम किए हैं, कौन से डी सॉल्यूशन? ये जो डी सॉल्यूशन हमने एज्यूम किए हैं, ये जो डी सॉल्यूशन हमने एज्यूम किए हैं, ये आपस में इनकॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एम है। ये हमने प्रूव कर दिया। अब क्या प्रूव करते हैं? हमको क्या प्रूव करना है कि डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होने चाहिए, तो डी से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। तो अब इनके अलावा अगर कोई ऐसा इंटीजर है इस फॉर्म का, तो वो इनमें से किसी एक के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये हमको प्रूव करना। So now we show that any other solution, इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन, एनी अदर सॉल्यूशन x0 प्लस m by d t is congruent
modulo m to one of the d integer listed above। ठीक है, तो ऊपर जो डी इंटीजर हमने माना है उनमें से ही किसी एक के कॉन्ग्रुएंट होगा, वो हमको लिखना है। सो बाय डिवीजन एल्गोरिदम we can write t as t equals to qd प्लस r, और r जो है वो कैसा होगा, तो 0 लेस इक्वल्स टू r लेस देन d। लेस देन डी लिखो या लेस इक्वल्स टू डी माइनस वन लिखो, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेस इक्वल्स टू डी माइनस वन, या लेस देन डी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज x0 प्लस एम बाई डी टी, हम ये मान के चल रहे हैं। ये एक सॉल्यूशन है, ऊपर जो डी इंटीजर सपोज किए हैं उसके अलावा। तो यहाँ पर मैं t की वैल्यू रख सकता हूँ इज इक्वल्स टू x0 प्लस एम बाई डी, और t की जगह मैंने वैल्यू रख दी q इंटू डी प्लस आर। तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा x0 प्लस डी से डी कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हो गया एम क्यू प्लस एम बाई डी आर, और आर की कंडीशन तो आपको पता ही है, 0 लेस इक्वल्स टू आर लेस इक्वल्स टू डी माइनस वन। तो डी से छोटा है तो बट ऑब्वियस ये कैंसिल आउट नहीं होगा डी से। अब अगर मैं कॉन्ग्रुएंट ले लूँ तो इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो एम ले लूँ, तो ये तो एम का मल्टीपल है, तो एम के रेस्पेक्ट में ये कॉन्ग्रुएंट टू जीरो हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, x0 प्लस एम बाई डी आर विच इज कॉन्ग्रुएंट टू x0 प्लस एम बाई डी आर मॉड एम। और r की कंडीशन 0 से d माइनस वन है, मतलब ये जो इंटीजर है वो ऊपर जो d इंटीजर थे उनमें से ही किसी एक के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक, तो ये आपने प्रूव कर दिया। विथ x0 प्लस एम बाई डी आर being one of the our D selected solutions। तो आपके पास एग्जैक्टली डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, और यही हमको प्रूव करना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है सोल्व द कॉन्ग्रुएंस 9x कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 15। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, कंडीशन चेक कर लेनी है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो किसी भी लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब जीसीडी ऑफ ए एम, ठीक है ना। अगर हमारा जनरल फॉर्म लिखे तो ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम होता है। तो यहाँ पर अभी आपके पास ए है 9
और m है 15, तो जीसीडी ऑफ ए एम किसको डिवाइड करना चाहिए, b को, मतलब 12 को। तो 9 और 15 का जो जीसीडी है वो क्या आएगा, 3, एंड 3 डिवाइड्स 12। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज गिवन कॉन्ग्रुएंस हैज 3। जितने जीसीडी है उतने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेंगे और उतने ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ढूंढ के हमको बताने हैं। तो गिवन कॉन्ग्रुएंस हैज 3 इनकॉन्ग्रुएंट solutions. So by inspection, मतलब पहले x की जगह 1 रखो, तो 9 माइनस 12 3, माइनस 3, तो 15 माइनस 3 को डिवाइड नहीं करेगा। 2 रखो, तो 18 माइनस 12 6, 15 उसको डिवाइड नहीं करेगा। 3 रखें, 27 माइनस 12 15, 15 डिवाइड 15। सो बाय इंस्पेक्शन 3 x0 इक्वल्स टू 3 is a solution of given congruence. तो अदर सॉल्यूशन क्या होंगे, x0 प्लस m बाई डी प्लस 2m बाई डी एंड सो ऑन, जो भी हमने थ्योरम में प्रूव किया था। तो अदर सॉल्यूशन इज गिवन बाय x0 इसलिए 3 प्लस m बाई डी। तो m बाई डी, तो m आपके पास क्या है 15 बाई 3, तो आप लिख लीजिए 15 बाई 3 इंटू डी, तो इंटू 3। एंड एक तो 3 मिल गया, 3 थे तो दूसरा ये, और तीसरा क्या हो जाएगा 3 प्लस 2m बाई डी, तो 2 इंटू 15 बाय 3, m by d, x0 plus m by d, and x0 plus 2m by d, that is 8 and 18, so 13, 8 and 13। तो ये टोटल आपके पास 3 सॉल्यूशन हो गए। सॉल्यूशन क्या हो गए, 3, 8 and 30 आर इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस ऑफ गिवन कॉन्ग्रुएंस। तो इस तरह से आप लीनियर कॉन्ग्रुएंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।